वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोंग्स मेथड। मोंग्स मेथड जो होता है आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की जो होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। जनरल मेथड है आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, जिसको हम सॉल्व करते हैं मोंगे मेथड से। तो देखो, आपके ये जो फॉर्म होती है ये मोस्ट जनरल फॉर्म होती है आपके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम मोंग्स मेथड से सॉल्व करते हैं। अब ये जो मेथड होता है आपका मोंगे मेथड, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो, दो रिलेशन जैसे हम उसमें करते थे, क्या कहते हैं, लाग्रांज मेथड में दो रिलेशन फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही दो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्म में u इक्वल टू 5v। ठीक है, तो मोंगे मेथड कंसिस्ट इन फाइंडिंग वन और टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x y z p q। ठीक है, ये जो आपके u और v जो है ये क्या है, आपके x y z p q के फंक्शन हैं, और आपके फाई जो होता है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है। और ये जो आपका रिलेशन नंबर 2 है, ये जो रिलेशन नंबर 2 होता है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। इसको जो बोलते हैं इंटरमीडिएट इंटीग्रल ऑफ 1। ठीक है, अब एक चीज़ है यहाँ पर, ऐसा देखो, जितने भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम मोंग्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म में उनका इंटीग्रल हमें मिल जाए। बट फिर भी हम यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर की, वो इस फॉर्म की होंगी। एक ये है और एक ये। ठीक है, ये दो फॉर्म्स की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आर एस टी जो फंक्शन होते हैं u एंड v, ये चारों आर एस टी यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। समझ गए बात को? ये आर एस टी यू वी ये सारे फंक्शन होते हैं आपके एक्स वाई जेड पी क्यू के। ठीक है, देखो ये होता है आपके मोंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम पहला पढ़ेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को मोंग्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये आपको गिवन है इक्वेशन 1, आर एस टी यू बी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। ठीक है, आपके ये प्रोसीजर है, मेथड है, डेरिवेशन है आपके मोंग्स मेथड का। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डेरिवेशन को लर्न ही करो, बट आप देख लो एक बार कि कैसे हम आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए फॉलो करते हैं इस प्रोसीजर को। देखो, इस चीज़ को आप जानते हो कि स्मॉल p होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स और q होता है आपका डेल जेड ओवर डेल वाई। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। और r आपके डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है। अब इस r को हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह वापस हम कितना लिख सकते हैं, p, तो ये कितना हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऐसे ही t आपका इतना होता है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा डेल q अपॉन डेल वाई। ऐसे ही आपके r डेल क्यू अपॉन डेल एक्स में डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। ऐसे ही आपका s डेल पी अपॉन डेल वाई भी बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो r s और t हमें मिल गए। इन तीनों को हम क्या क्या लिखेंगे, डेल पी अपॉन डेल एक्स, t को डेल क्यू अपॉन डेल वाई, और s को डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और डेल क्यू अपॉन डेल वाई। अब देखो डीपी के बारे में बात करते हैं हम। डीपी को हम कितना लिख सकते हैं, देखो ये टोटल डिफरेंशिएशन है, डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई, इतना लिख सकते हैं कि आपके फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसको हम टोटल डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो हमारे पास इतना मिल जाएगा। अब डेल पी अपॉन डेल एक्स हमारा देखो किसके बराबर है, आर के बराबर, तो आर डी एक्स, और डेल पी अपॉन डेल वाई आपके किसके बराबर है, एस के बराबर, तो ये एस इंटू डी वाई। ठीक है, ऐसे ही हम डी क्यूब को भी लिख सकते हैं इतना। ये 3 और ये नंबर 4, इन दोनों को हम कहाँ पर पुटअप कर देंगे,
सॉरी, इन दोनों की हेल्प से हम पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, इतनी आएगी, और इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये हम कहाँ पुटअप कर देंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन 1। ठीक है, जब वहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इतना। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को dx dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने तो अपन को इतना मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखना, जो भी रिलेशन इस इक्वेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करेगा वो इन दोनों टर्म्स को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि आपके ये बन जाएगा कितना, देखो अगर ये रिलेशन है 6 नंबर की इक्वेशन को जो भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा वो इन दोनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये क्वांटिटी भी इक्वल टू 0 और ये क्वांटिटी भी इक्वल टू 0, तो ये रिलेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को हम बोलते हैं मोंग्स सब्सिडरी इक्वेशन, मोंग्स सब्सिडरी इक्वेशन। द रिलेशन विच सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट इंटीग्रल, और वो रिलेशन जो इनको सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 8 जो है, इक्वेशन नंबर 8 ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट मिलेंगे हमें, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं वो ये है dy माइनस m1 dx dy माइनस m2 dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 केसेस अराइज होते हैं। पहला, जब m1 एंड m2 आर क्या है, डिस्टिंक्ट है, और जब m1 और m2 आर बराबर हैं। ठीक है, तो जब पहले केस की बात करते हैं, m1 m2 आर आपके क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो जब m1 m2 आपके डिस्टिंक्ट होंगे तो क्या होगा, देखो इन दिस केस 7 एंड 9, यानी कि ये 7 और ये 9 विल गिव विल गिव 2 इंटीग्रल u1 इक्वल टू a और v1 इक्वल टू v, यानी कि जब 7 और 8 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 इंटीग्रल मिलेंगे u1 और v1। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लिख देंगे u1 इक्वल टू f1 v1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल, ये जो मिलेगा 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमें मिल जाएगा। ऐसे ही दोबारा हम क्या करेंगे, 7 और 10, यानी कि इन दोनों इक्वेशन नंबर 7 और नंबर 10 की हेल्प से दूसरा इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, u2 इक्वल टू f2 v2। ठीक है, और यहाँ पर f1 और f2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। Thus, in this case, we get 2 distinct intermediate integral 11 and 12, यानी कि ये 2 इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमारे पास मिल चुके हैं। अब जैसे ही ये 2 इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमें मिलेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी x y z की टर्म्स में, और जब हमें p और q की वैल्यू x y z की टर्म में मिल जाएगी तो हम ये रिलेशन को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, p और q की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यही हमारा क्या होता है, मोंग्स मेथड होता है। प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन में किस स्टेप से किस स्टेप में जाना है, यानी कि हमें अगले स्टेप में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये तो केस था हमारे जब m1 m2 दोनों डिस्टिंक्ट हो। अब क्या होगा, अगर m1 m2 दोनों बराबर हो जाएं, अगर m1 और m2 दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास क्या होगा, देखो इन दिस केस वी गेट ओनली 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल। जैसे ये दोनों बराबर मिलेंगे तो हमें एक ही इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिलेगा, और एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिलेगा तो वो आपके बन जाएगा इस फॉर्म में, और ये आपकी लाग्रांज इक्वेशन होती है। और लाग्रांज इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको इसके बारे में बताए हैं, आपने देखे भी होंगे शायद। तो ये और इसके क्वेश्चंस भी हमने लाग्रांज के बहुत कर चुके हैं। तो ये 2 केसेस हैं आपके, इन दोनों केसेस के बारे में हम अगले लेक्चर में एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको समझें और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस करके बताएंगे कि मोंग्स मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू।